1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी। ये जेम्स आउट्रम टेलर है, ठीक है, जिसने एक बात कही कि 1857 की क्रांति भारत के लोगों का एक षड्यंत्र है। तो यहां पर एक टेलर, आप लोग जानते हैं आउट्रम टेलर, जिसने अवध के लिए रिपोर्ट दी थी। अवध को मुझे बताइए डलहौजी ने कब मिला लिया था? कुशासन का बहाना लेकर के, और किसकी रिपोर्ट पर? आउट्रम टेलर की रिपोर्ट पर मिला लिया गया। ठीक है, अब इसके आते हैं 1857 क्रांति के धार्मिक कारण क्या थे। अब तुम समझना, सती प्रथा पर रोक किस वर्ष लगी? आप कहेंगे 1829 पर। 1829 में ये रोक लगी बंगाल में, पूरे भारत में नहीं लगी। धीरे 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 बंगाल से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में लोग इसका विरोध करने लगे कि भाई सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। अब जो लोग पुरातन संस्कृति के लोग थे, या बोले जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो ये मानते थे कि सती प्रथा सही है, उनको तो बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने बोला भैया अंग्रेजों ने तो हमारी प्रथा छीन ली, अंग्रेजों ने हमारी सती होने की जो इतनी अच्छी प्रथा थी उसको बंद कर दिया। लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लोगों की बातें चल रही है, बताओ सती प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। मतलब जो कुप्रथा थी उस एक के लिए भी लोगों ने विरोध किया। बताओ यार अंग्रेज ये तो भाई सबको ईसाई बना देंगे, हम हिंदुओं की प्रथा थी ये सती प्रथा, इसको छीन रहे हैं हमसे, धीरे धीरे करके हमारी सारी प्रथाएं हमसे छीन लेंगे। लोग खिलाफ होने लग गए कि भैया हमको तो अब जो है ईसाई बनाया जाएगा। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, विधवा की जिसका पति मर गया, अब सती नहीं हुई तो विधवा होगी, विधवा की दोबारा फिर से शादी होगी। मुझे बताइए हिंदू विधवा अधिनियम के लिए मैंने बताया था डलहौजी के टाइम पर ड्राफ्ट बना 1856। किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर ड्राफ्ट बना, और 1856 में ही ये किसके टाइम पर लागू हो गया था? कैनिंग के टाइम पर। कैनिंग ने बोला कि भैया विधवाओं की शादी हो सकती है। अब विधवाओं की शादी हो सकती है तो लोगों ने तो माथा पीट लिया अपना, बोले विधवा की शादी, बोले तुम्हारे यहाँ यूरोप में होती होगी, जिसका पति मर गया उसकी दोबारा शादी, हम तो नहीं कराएंगे शादी दोबारा। तो एक पक्ष ऐसा विरोध में आ गया। अब आप समझ सकते हैं, मतलब ये तो हुए धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉज है, धार्मिक कारण थे। आर्थिक कारण भी थे कुछ। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में। इन्होंने एक किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने एक टाइटल लिखा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, कि कैसे ये अंग्रेज लोग भारत से जो पैसा है, ड्रेन सिद्धांत इसको कहते हैं, कि कैसे ये भारत के पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं, कैसे भारत को ये अंग्रेज खोखला कर रहे हैं, और कैसे भारत को ये कर्ज की स्थिति में पहुंचा देंगे, कैसे ये भारत को ऋण की स्थिति में पहुंचाने वाले हैं। मतलब ये मनी फ्लो कहाँ हो रहा? ब्रिटेन की तरफ हो रहा, इंडिया से। अब लोगों को लगा कि यार अब वो तो कारण है ही, साथ में कारण एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हुआ कि यार बताओ हम लोगों को खोखला कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। राजनीतिक कारण क्या थे? सहायक संधि, मुझे बताइए सहायक संधि को किसने शुरू किया? तो सहायक संधि शुरू की गई किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। बहुत सारे इसने जो किले थे, बहुत सारे राजाओं का क्षेत्र खुद में मिला लिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, राजू सिंह जी एकदम ठीक किया था, बिल्कुल। वो बोल रहे हैं सर ये काम तो ठीक, अंग्रेजों ने बिल्कुल, अगर कुप्रथा से किसी ने मुक्त किया तो काम ठीक है, नो डाउट, काम गलत नहीं था। राज्य हड़प नीति से किसकी थी राज्य हड़प नीति? डलहौजी। तो डलहौजी ने जिन क्षेत्रों को मिलाया, मान के चलो सतारा को मिलाया उसने आपका, या मैं बोलूं झांसी को मिलाया, उदयपुर को उसने मिलाया आपका, अवध को मिलाया। तो जब ये राजा के जो क्षेत्र हड़पे जा रहे थे, तो बाकी राजाओं में क्या मैसेज गया होगा? उन्होंने बोला भैया बचोगे तुम भी नहीं, बचोगे तुम भी नहीं। पेंशन पर रोक लगा दी किसकी? नाना साहिब की। नाना साहिब जानते, मैंने तब भी कहा था हाँ या ना। मराठा साम्राज्य में जो अंतिम पेशवा थे उनके पुत्र दत्तक पुत्र थे। अब इनकी जो पेंशन अंग्रेज सरकारों से मिलती थी उस पर रोक लगा दी, तो इनके जो समर्थक है वो भी बिखर गए, बोलो भैया हमारे नाना जी की पेंशन क्यों रोकोगे, है ना। अमित सिंह जी ठीक उत्तर दिया था एकदम। आलोक कुमार जी ने कहा है सहायक संधि के जनक डुप्ले हैं, बहुत शानदार। सैन्य कारण क्या है? सैनिक कारण क्या है? पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगने लग गया। अब तक जो सैनिक थे हमारे, उनको जो डाक आदि की सुविधाएं मिलती थी वो टैक्स फ्री थी, कोई पैसा नहीं लगता था। इन्होंने टैक्स लगा दिया।
और 1856 में जो नई 1856 के में जो शपथ हुई नए सैनिकों की, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी भारतीय भी तो काम कर रहे थे। अब उनकी शपथ हुई 1856 में, उनसे ऐसा हाथ करवा के बुलाया, भैया भविष्य में कहीं भी कोई युद्ध होगा, तो उन्होंने बोला भविष्य में कहीं भी कोई युद्ध होगा तो आपको युद्ध स्थल पर दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता। एकदम हाथ खींच लिया उन्होंने पीछे को, बोला हम क्यों जाएंगे कहीं भी। भारत के अंदर तो समुद्र के पार जाना अभिशाप, इस तरह की खबरें फैली हुई थी कि अभिशाप हो गया। जैसे किसी ने बोल दिया कि माँ के पेट में कोई बच्चा, तो सुबह सुबह काले आदमी का चेहरा ना देखो, तो चल गई खबर, बोले बच्चा काला हो जाएगा। बच्चे परछाया पड़ जाता है। मतलब जिसकी बायोलॉजिकल संरचना उसके भ्रूण के साथ में परफेक्ट तरीके से मैच हो गई, वो पहले ही दिन हो गई, शुक्राणु अंडाणु के मिलन से तय हो गई, उस बगैर परछाया पड़ जाएगा इस पर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, और हम बोले भैया हम नहीं जाएंगे समुद्र मुंद्र के पार, हमें पाप लग जाएगा, पाप के भागीदार हो जाएंगे हम लोग। अब पाप के भागीदार हो जाएंगे तो ठीक है। एक अफवाह थी, प्लासी का युद्ध, मुझे बताइए कब, मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध किस साल हुआ, तो लोगों ने अपना आप ही कर लिया भैया प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद अंग्रेज चले जाएंगे। कुछ चीजें तो अफवाहों में ऐसे ही चल जाती है। तो बोले 1757 को 100 साल हो गए, 1857, अब अंग्रेज चले जाए। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के 100 वर्षों के बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। बोले अंग्रेज चले जाएंगे। अब 1857 में सब देख रहे, अंग्रेजों की तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही जाने की। उन्होंने बोला भैया कब जाएंगे, है? ठीक है, तात्कालिक कारण, मतलब एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ कि दरअसल में एक राइफल थी जो हमारे सैनिकों के पास होती थी, उसका नाम होता था आपका ब्राउन ब्रेस राइफल। तो ब्राउन बेस जो राइफल थी उसकी जगह 1856 में एक राइफल बदल के आई, इनफील्ड राइफल। नई राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल थी एक, जैसे राइफल होती है, पबजी खेलने वाले बच्चों को पता होगा 7.62 mm का कार्टेज, जैसे AK-47 आप भी सेना में चलाओगे, सबके पास रहेगा AK-47, AK-47 7.62 mm कार्टेज लगता है। तो 7.62 mm कार्टेज की एक राइफल जिसका नाम था इनफील्ड राइफल वो शामिल हुई। अब उसमें ये हो गया कि इसका जो कार्टेज है, उसका जो कवर है वो मुंह से खोलना पड़ता था युद्ध भूमि पे एकदम से, तो क्या बोलेंगे वो कठिन होता था, हाथ से खुलता नहीं। तो उसमें आगे गाय और सुअर की चर्बी इसमें मिली हुई, तो सैनिक विद्रोह हो गया। अब विद्रोह का सिर्फ एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण उस समय चल रहे थे, अंग्रेज अधिकारियों के बनाए गए नियम थे। कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट ने तो ये तक अपना जारी कर दिया कि कोई भी अंग्रेज यदि सड़क पे जा रहा है, या अंग्रेज का कोई बच्चा सड़क पर जा रहा है, यानी यूरोपीय कोई भी व्यक्ति है और भारत का चाहे कोई उस समय पर राजा हो, उसको सड़क पर उतर के खड़ा होना होगा, जब तक वो वहां से निकल ना जाए, खड़े रहना होगा। स्त्रियों का ये अपमान करते हमारे देश की, कोई भी अंग्रेज, ऐसा भी कई जगह देखा गया कि भारतीयों को जान से मार देते और जो न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों का पक्ष लेते। इवन यूरोपियों ने जो रेस्टोरेंट हमारे यहाँ खोल रखे थे, आपने अक्सर देखा होगा, लिखा हुआ था कुत्ते और भारतीय यहाँ पर उनको आने की अनुमति नहीं है, एंट्री उनकी प्रोहिबिटेड है, रोक लगी हुई है। तो कहने का रूप है कि मानसिक रूप से तो हम ये चाहते ही थे, हमको जकड़ ही लिया उन्होंने, और हम चाहते थे कि भाई अंग्रेज कब भारत से जाएं, और उसके साथ साथ में इतनी चीजें हुई। सबसे बड़ा कारण बनकर ये उभरा, और सबसे बड़ा बनकर कारण ये उभरा, मैंने आपको बताया ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल आई 7.62 mm 1856 में। सबसे पहला विद्रोह हुआ 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में कौन था बताइए जरा, मंगल पांडे। क्या बोलोगे, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने दोस्त वहां विरोध किया, उन्होंने बोला अरे कौन है भाई, क्यों विरोध करते हो। उसने बोला कि भाई हम अब ये बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बोला क्यों नहीं करोगे, बोला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसने बोला तुम कैसे नहीं करोगे, और उन्होंने राइफल ली, मेजर सार्जेंट को गोली मार दी, खोपड़ी पे गोली मारी। बोले तू कौन होता गोली के लिए कहने वाला, हमसे नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। तो क्या बोलेंगे, बंगाल में ये बैरकपुर छावनी थी जहां पर ये 34वीं इन्फेंट्री को फिर रद्द कर दिया गया था इन्फेंट्री को, और 29 मार्च 1857 को ये घटना घटी कि आपका जो वहां पर सार्जेंट बाग था उसकी गोली मार करके मंगल पांडे ने हत्या कर दी। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी? लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारी, 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत पूछी जाती है। मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई थी? तो बोलो मंगल पांडे जिंदाबाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये छोटी सी छिटपुट घटना थी अंग्रेजी शासन की नजर में, जिसको इन्होंने दबा दिया गया। हमारे लिहाज से बड़ी घटना थी। तो क्या हुआ अप्रैल के बाद में? तो फिर बात आती है यहाँ पर आपका धन सिंह कोतवाल गुर्जर, जिनको श्रेय जाता है इस 1857 की क्रांति शुरू करने का। तो यहाँ आपको देखना होगा 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। धन सिंह कोतवाल गुर्जर ये कौन है भैया? धन सिंह कोतवाल जी मेरठ जेल में एक सुपरिंटेंडेंट थे। तो 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए और दरवाजे खोल के लोगों को प्रोसीड किया वहां से कि भाई मेरठ से तुम अब यहाँ से मेरठ से जाके क्रांति में भाग लो। लोगों ने बोला हम कहाँ जाएं? इधर आपका आप देखोगे जो बागपत बड़ौत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे एक चौधरी साहब थे जाट नेता बाबा साहमल। तो बाबा साहमल ने वहां लोगों को इकट्ठा किया, बोले दिल्ली चलो। मेरठ से धन सिंह कोतवाल गुर्जर ये थे आपका। इधर हमारा ये जो पड़ता है आपका बुलंदशहर बरन वाला क्षेत्र था एनसीआर में, बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपके राव उमराव सिंह गुर्जर थे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। अब ये सब लोग इकट्ठा होकर पंचायत कर रहे थे। सूरजपुर की उस पंचायत में ये जगह पड़ती है जहां आपका स्टूडियो आज यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर। उस पंचायत में एक महापंचायत में और आसपास के अन्य पंचायतों में ये निर्णय लिया गया कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ तो लेंगे, लेकिन लड़ने के लिए एक नेतृत्व तो चाहिए, एक नेता तो चाहिए। तो नेता कौन बने? अब लोगों ने सोचा यार नेता तो अब मुगलों में ही है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? एसएससी जीडी ने भी पिछली बार पूछा, उससे पिछली बार भी पूछा। अंतिम मुगल बादशाह 1837 से 1857 तक रहा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बूढ़ा आदमी, लेकिन मुगलों का तो पतन हो चुका था, उनको नोटिस मिल चुका था। अंग्रेजों ने नोटिस दे दिया था, ए मुगल अब तुम लाल किले में नहीं रहोगे। तो लाल किले में नहीं रहेंगे तो मुगलों को भी चिंता थी। इधर भीड़ ने बोला कि भाई चल के एक काम करते हैं, लीडर बहादुर शाह बेशक से कमजोर है, उसके पास थोड़ी बहुत सेना तो है, उसके लिंक तो है, वो उस खानदान से तो है जिसने भारत में राज किया है, 316 वर्षों तक शासन किया मुगलों ने देश में। और बोला ठीक ठीक है दिल्ली चलते हैं। तो पूरी भीड़ दिल्ली चल दी 10 मई को ही मेरठ से, एनसीआर पूरे से। और 11 मई को दिल्ली पहुंची भीड़ ने क्या कर दिया? आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बोले अंग्रेजों के कहने से कुछ नहीं होता, हम तुमको सम्राट मानते हैं। बहादुर साहब बूढ़ा आदमी भी, उसने सोचा अच्छा पब्लिक साथ में, अब क्या दिक्कत है, चलो भाई देखते हैं अंग्रेजों को। अब दरअसल में उसका जो कमांडर था बख्त खां, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले काम करता था। अब उसको उसने सारी कमान दे दी। बोला भैया मैंने तो ऐसी कह दी कि चलो तुमको देखना है सब कुछ बख्त खां से। उसने बोला, बख्त खां ने बोला ठीक है हम संभाल लेंगे। लीडरशिप बख्त खां ने की, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय तो बूढ़ा आदमी है। ठीक है, आगे आए 1857। बागपत से बाबा साहब जाट थे। ये जनता 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची, बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया। लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। कमांडर असली ये है। अब अंग्रेजों को भी पता चला कि भीड़ ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, भीड़ ऐसे ऐसे कर रही है। तो क्या बोले, इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, निकोलसन इसमें मारा गया, ठीक है, इन्होंने किया। अब बाद जब इन्होंने अटैक किया, इतना खतरनाक अटैक इन्होंने कर दिया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में छिपना पड़ गया। उसने बोला यार इन्होंने अच्छे मरवाए, अच्छा मुझे भारत का सम्राट घोषित किया। उसको पकड़ के लेके आए हुमायूं के मकबरे में से। बोले बुड्ढे इधर आ, हमारे खिलाफ नेतृत्व वो ऐसे साजिशें रचेगा, षड्यंत्र करेगा हमारे खिलाफ। उसने कहा बाबूजी मैं कहा, मुझे तो भीड़ ने आगे चढ़ा दिया, थोड़ा सा स्ट्रेटजी थी नहीं कुछ। 1857 की क्रांति फ्लॉप होने का कारण एक बेकार स्ट्रेटजी और जगह जगह छिटपुट 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 तरीके से लड़ना, क्योंकि एकजुट होकर नहीं लड़ पाए। बहादुर शाह जफर द्वितीय को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बोले इसको भेजो वहां म्यांमार, बर्मा भेज दिया बेचारे को, रंगून जेल में। ठीक है, कोई दिक्कत? बहादुर शाह जफर द्वितीय हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया।
बहुत बढ़िया। नूर मलिक कह रहे हैं सर ये अब तो ये विद्रोह हुआ तो भारतीय राजाओं में भी ये विद्रोह जगह जगह छिटपुट जगह जगह विद्रोह हुए। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस जगह किसने विद्रोह किया। लखनऊ में भी यही बारी थी। बेगम हजरत महल, इनका पति एक्सपायर हो चुके थे इनके, और इनका छोटा बेटा था ब्रिजिस कादिर। तो अंग्रेजों ने भी इनको अल्टीमेटम दे रखा था, तो इन्होंने भी विद्रोह किया। बेगम हजरत महल को हम महक परी कहते हैं। तो अंग्रेजों ने इसको भी दबा दिया। किसने दमन किया? कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। तो बहुत बार पूछा जाता अवध क्षेत्र में विद्रोह किसने किया था? ठीक है, अवध क्षेत्र में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सी बेटा मूर्ख बच्चे नहीं बनना है, मूर्ख बच्चे नहीं बनना। इसके बारे में तुमको जानना है तो रिसर्च कीजिए फिर। ओके जी, आयोग ही परेशान कर रहे हैं। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैंने बताया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप सब जानते होंगे। हीरोज नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया? इनका दमन किया। ठीक है, इस युद्ध का। और हीरोज का एक कथन था, बड़ा शानदार कथन हीरोज ने दिया रानी लक्ष्मीबाई के लिए। उसने कहा मैंने भारतवर्ष में बहुत सारे सैनिक अभियान किए, लेकिन एक महिला है जो मर्दों से भी बेहतर लड़ी। उसने तारीफ की रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, और जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम इनका मनुकर्णिका, इन्हीं का नाम है। छबीली बाई। समाधि कहाँ है इनकी? फूलबाग ग्वालियर में। एसएससी पूछ चुका है, रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पर है। बड़े कैरेक्टर है।